दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं डेली की तरह आपका 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर नंबर 12 लेकर दोस्तों, और चैप्टर का नाम है डेयरी उत्पाद सेकंड। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे डेयरी उत्पाद सेकंड के बारे में, जिसमें हम आपके बहुत सारे जो डेयरी से संबंधित आपके उत्पाद हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे आपके खोआ है, आपकी रबड़ी है, पनीर है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर दोस्तों आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारे नंबर 7224002628 पर कॉल कर या व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। चैप्टर नंबर 12 है दोस्तों, चैप्टर का नाम है डेयरी उत्पादन सेकंड। हम अध्ययन कर रहे हैं डेयरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में उनके बारे में। दोस्तों यह चैप्टर 3 नंबर का आप एग्जाम में पूछा जाता है। पनीर किसे कहते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले पनीर होता क्या है, सब लोग जानते हैं, यह है दूध, चिकनाई रहे दूध, छाछ या क्रीम से बनाया जाने वाला पौष्टिक दूध पदार्थ होता है। दोस्तों यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको पता है दूध, मैं इसकी विधि भी बताऊंगा कैसे इसको बनाया जाता है। अभी सिर्फ डेफिनेशन आप लोग जान लीजिए कि दूध जो चिकनाई, इसमें चिकनाई नहीं होती है, छाछ या क्रीम से बनाया जाने वाला पौष्टिक आपका दुग्ध पदार्थ होता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें प्रोटीन होती है ना, मुख्य रूप से इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें और जो तत्व की बात करें, कैल्शियम होता है आपका, प्रोटीन, ये आपकी प्रचुर मात्रा में इसमें उपस्थित रहते हैं। दोस्तों हम आगे बात करते हैं इसकी जो आपके पनीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जो बनता है दोस्तों वो ये है कि पनीर तैयार करने की विधि जो है संक्षेप में आपको बता रहा है दोस्तों। तो पनीर कैसे कैसे तैयार किया जाता है, इसकी जो विधि है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको स्वच्छ व ताज़ा शुद्ध दूध मलमल के कपड़े से छानकर 62 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ताज़ा दूध लेना है, दूध को मलमल के कपड़े से छान लेना है। छान लेने के बाद उसको टेम्परेचर विशेष ध्यान रखें, 62 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटे तक उसको गर्म कर लें। दूसरा क्या करना है, इसके बाद गर्म करने के बाद उसे 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा होना है। गर्म कर लिया आपने, गर्म इसलिए करते कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो स्टेलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए। स्टेलाइजेशन करने के बाद 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा होने देते हैं। किसी 30, ध्यान रखें 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद दूध में 0.5 से 1% रेनेट मिलाने पर 30 से 40 मिनट में दूध का केसिन फट जाता है। दोस्तों क्या होता है, 0.5 से 1% रेनेट, रेनेट आप जानते हैं ये एंजाइम होता है, और जो कि दोस्तों बछड़े के चौथे आमाशय में पाया जाता है, वो आपका जो होता है वो रेनेट, उसको 30 से 40 मिनट में दूध उसको डालते हैं उसमें, और डालने के बाद दूध का जो केसिन, केसिन बोले तो प्रोटीन होता है दोस्तों, वो प्रोटीन जो केसिन आपका पूरी तरह से फट जाता है। फिर इसके बाद फटे दूध को मलमल के कपड़े से छान लें। छान लेने के बाद उसका पानी निकाल लें। पानी निकाल कर उसे जमा देते हैं दोस्तों। अब क्योंकि वो फट गया और उसको जमा दिया, जमा देने के बाद मतलब किसी से आप जैसे आपने देखा होगा दबा के रख देते हैं, जिससे वो जम जाता है। जमने के बाद दोस्तों जमे जो केसिन है आपका, जो प्रोटीन है केसिन, वो फट गया। जमे केसिन को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लेते हैं, जैसे आपको जिसके रूप में भी उसको प्रयोग करना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लेना चाहिए, या काट लेते हैं टुकड़ों में। काट करके उसे गर्म पानी में 1 घंटे तक गर्म करते हैं। गर्म इसलिए करते हैं कि उसमें जो भी नमी हो, जो भी आपका पानी में गर्म करेंगे तो जो भी खटास हो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। दोस्तों ये पूरी तरीके से पनीर बनाने की ये विधि है दोस्तों, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब बात करते हैं आगे, पनीर के प्रकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पनीर के प्रकार दोस्तों जैसे कॉटेज पनीर है आपका, चेड्डार पनीर है, परिशुद्ध पनीर है। ये आपके जो पनीर होते हैं दोस्तों, जैसे नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पनीर के प्रकार बताइए तो इसमें आपको लिख देना कॉटेज पनीर, चेड्डर पनीर, परिशुद्ध। इसमें 2 तरह के पनीर होते हैं, कठोर पनीर भी होता है और एक मृदु पनीर होता है। आपके जो कठोर पनीर होते हैं दोस्तों थोड़ा ज़्यादा कठोर होते हैं, वो चेड्डार पनीर और स्विस पनीर होते हैं आपके। ध्यान रखें कठोर पनीर के नाम चेड्डार पनीर और स्विस पनीर। और 2 होते हैं दोस्तों आपके मृदु पनीर, मतलब जो आपके मुलायम होते हैं, वो याद रखें। कॉटेज पनीर आपका मुलायम मृदु पनीर में आता है, वो लिम्बर्ग आपका जो दोस्तों ये साइंटिस्टों के नाम के आधार पर लिम्बर्ग पनीर, लिम्बर्गर कहते हैं इसको, और स्विस पनीर, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पर है, नाम इसके रखे गए। तो दोस्तों ये है पनीर के प्रकार, याद थोड़ा सा कर लेना आप लोग। अब बात करते हैं आगे।
दही किसे कहते हैं अच्छे दही के गुण लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दही क्या होता है, अच्छे दही के गुण बताइए। दोस्तों कहीं भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पर आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम बात करते हैं दही किसे, दही होता है क्या, सब लोग जानते हैं। दूध या क्रीम में जामन मिलाने के बाद 8 से 10 घंटे तक रखने के बाद उससे जो प्राप्त पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है, आपका दही कहलाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। दूध है, क्रीम है, उसमें जामन डाल देते हैं, जामन डालने के बाद उसको 8 से 10 घंटे तक रख दीजिए। रखने के बाद जो पदार्थ आपको प्राप्त होता है वही आपका क्या कहलाता है, दही कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अच्छे दही की विशेषता। इसी में जो क्वेश्चन है अच्छे दही की विशेषता, अच्छा दही होता है उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज होना चाहिए आपकी, ध्यान है। दही में दोस्तों 0.65 से 0.75% अम्लता होना चाहिए। अम्लता का विशेष ध्यान रखें, 0.65 से 0.75% आपका क्या होना चाहिए, उसमें एसिडिटी होना चाहिए, तभी वो खट्टा होगा। दूसरा दोस्तों दही में खट्टेपन की गंध नहीं आना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। दही ज़्यादा खट्टा, अगर अम्लता उसकी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें गंध आने लगती है, लेकिन अगर अच्छा दही है तो दही में खट्टेपन की गंध नहीं आनी चाहिए। तीसरा दोस्तों दही में सुबास आना चाहिए। बिल्कुल आपको मैंने कल बताया था, जो आपका डेयरी उत्पाद फर्स्ट चैप्टर था उसमें बताया था कि दही में सुबास आती है, और क्यों आती है, वो आती है डाई एसिटाइल के कारण। तो दही में डाई एसिटाइल की क्या आना चाहिए, सुबास आना चाहिए। अच्छे दही में सुबास आना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों दही की सतह पर मलाई जमी होना चाहिए। बिल्कुल जो दही होता है आपका, आपने देखा होगा कि दही अच्छा दही होता है तो उस पर ऊपर एक मलाई की एक परत बन जाती है, तो आप कह सकते हो कि दही की सतह पर अच्छी मलाई जमी होना चाहिए। दोस्तों अच्छी दही की ये विशेषता है, मैं एक बार एक और दोहरा देता हूँ। दही में 0.65 से 0.75% अम्लता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों दही में खट्टेपन की गंध नहीं होना चाहिए। तीसरा है दही में सुबास आना चाहिए, मैंने बता दिया आपको, दही में सुबास डाइएसिटाइल के कारण आती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों दही की सतह पर मलाई जमी होना चाहिए। अब बात करते हैं, दही आपको समझ में आया दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं दही बनाने की जो आपकी वैज्ञानिक विधि है उसका वर्णन करना है आपको। इस क्वेश्चन दोस्तों है वो दही बनाने की वैज्ञानिक विधि का वर्णन कीजिए। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। वैज्ञानिक विधि द्वारा दही निम्न चरणों में बनाया जाता है दोस्तों। चरण आपके कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है और उनको ध्यान भी रखना है, उनको समझना है अच्छी तरीके से। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दूध का चयन करते हैं। सिलेक्ट कर लिया अपन ने दूध। दही बनाने के लिए सर्वप्रथम शुद्ध व ताज़ा दूध जिसकी अम्लता 0.17 से 17% से अधिक ना हो। दोस्तों आपको जो दूध लेना है वो बिल्कुल आपका सिंपल दूध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और जिसकी अम्लता जो एसिडिटी जो है आपकी 0.17 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 की दोस्तों। दूसरा नंबर है दूध का निर्जमीकरण। मतलब आप क्या करेंगे, दूध को जो आपको निर्जमीकरण करेंगे, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया उनको मारना है। तो ताज़े दूध को छानने के बाद उसको 70 से 75 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग आधे घंटे तक, मतलब 30 मिनट तक आपको गर्म करके निर्जमीकरण कर लेते हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, तो उनको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, दूध को 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक उसको गर्म करें, जिससे वो, इस क्रिया को निर्जमीकरण कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं उसको निर्जमीकृत कर लिया जाता है। दोस्तों ये इसको स्टरलाइज होता है, आपको पाश्चुरीकृत मैंने आपको पहले बता दिया। तीसरा है दोस्तों दूध को ठंडा करना। दूध को ठंडा कैसे करें, जैसे आपने दूध को क्या कर लिया, स्टरलाइज कर लिया। स्टरलाइज करने के बाद उसे 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा करेंगे। कितने टेम्परेचर, मतलब एक रूम टेम्परेचर होता है 20 से 22 आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो रूम टेम्परेचर पर आप उसको रख देंगे दूध को ठंडा करने के लिए, क्योंकि इस ताप पर जीवाणु संतोषजनक कार्य करता है। बिल्कुल उस टेम्परेचर आप रखते हैं तो आपका जो 20 से 22 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है, तो उस तापमान पर जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपके संतोषजनक कार्य करते हैं, मतलब अच्छी तरीके से वो क्रिया करते हैं, जिससे क्या है, आपको दही बनाना है और दही में बैक्टीरिया के क्रिया करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों विशेष ध्यान रखें, मैं 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट और है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। दूध का चयन पहला, दूसरा दूध का निर्जमीकरण, तीसरा दूध को ठंडा करना, और चौथे पॉइंट्स की हम बात करते हैं आगे दोस्तों, दूध में जामन मिलाना। दूध में जामन मिलाना, दूध को, जामन क्या होता है मैं आप थोड़ी सी ऐसे ही बता देता हूँ। दूध जामन क्या होता है दोस्तों, पहले का रखा हुआ छाछ हो या पहले का रखा दही भी हो सकता है, उसका यूज़ जो किया जाता है जमाने के लिए दूध को या आपकी क्रीम को, तो वही आपका जामन कहलाता है। तो जामन आपको समझ में आया, जामन क्या होता है, पहले का रखा हुआ दही या छाछ जो भी। दूध को 22 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने के बाद उसमें जामन 1 से 2% मिलाते हैं। मात्रा कितनी लेते हैं, 1 से 2% आप जामन उसमें
मिलाते हैं। इसको बिना हिलाए 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर उत्तम दही प्राप्त होता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है उसको जब टेम्परेचर पे हम रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे, आपने देखा होगा आपके घर में अगर दही बनता होगा, गाय भैंस होंगी तो, जैसे हम उसको 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं जामन मिला करके, और जब हम उसको सुबह देखते हैं तो आपको दही मिलता है, दूध दही बन जाता है, तो आप कह सकते हैं उत्तम किस्म का आपका जो दही प्राप्त होता है। ये थी आपकी दूध से दही बनाने की वैज्ञानिक विधि। अब बात करते हैं दही के संगठन की, मतलब दही में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी प्रतिशत पाई जाती हैं दोस्तों। पानी पाया जाता है 85.2%, वसा की बात करें 5.2%, प्रोटीन है 3.3%, लैक्टोज है 4.9%, और आपका जो खनिज होते हैं वो है 0.8%। दोस्तों ये है आपका दही का संगठन। दही में क्या क्या चीज़ कितने कितने, जो पानी आपका 85.2%, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यहीं पे याद कर लें। वसा 5.2%, प्रोटीन आपका 3.3%, लैक्टोज आपका 4.9%, और खनिज आपके होते हैं 0.8%। इसमें आपके ये पदार्थ पाए जाते हैं, ये दही का संगठन है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो आपके मिलते रहें दोस्तों आपको। अब बात करते हैं अच्छे जामुन की विशेषताएं की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जामुन मैंने बता दिया आपको क्या होता है, जो आपका दही या छाछ जो होता है वो जामुन का कार्य करता है। अब वो जामुन जो होता है जामुन, तो आप उसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। उसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो अच्छे जामुन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जामुन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपका जामुन होता है ना उसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं, दूध से दही बनता कैसे, ये चीज़ हमको जरूर गौर करना होगा। मैं इससे पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं। क्या होता है दोस्तों, जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो जीवाणु होता है वो आपके दूध से दही जब बनता है तो वो क्रिया करता है आपका किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर, जो लैक्टोज पर। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज़ है, तो उस पर क्रिया करता है और उसको मतलब किसको, कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज को दोस्तों लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देता है। जब लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा कार्य करते हैं जिससे दूध क्या होता है आपका, उसमें खट्टा बना जाता है, उसकी अम्लता बढ़ जाती है। तो ये जीवाणु होना चाहिए, पहला गुण। तो दूसरा दोस्तों, जामुन में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु नहीं। बिल्कुल, बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं कि उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपका दही कई दिन तक रखा है तो उसमें आपकी दुर्गंध है, तो ऐसे जीवाणु नहीं होना चाहिए। जैसे आपका बैक्टीरिया ई कोलाई है तो ये बैक्टीरिया दुर्गंध पैदा करती है, तो ऐसे जीवाणु उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता की बात करते हैं, जामुन में 0.8 से 0.9% अम्लता होना चाहिए। अम्लता का विशेष ध्यान करें, ऐसी आपको 0.8 से 0.9% वाली अम्लता उसमें होना चाहिए। एसिडिटी उसकी अधिक होनी चाहिए, जिससे जो दूध से आप दही बना रहे हो उसमें आप उसका डाल रहे हो जामुन को, जिससे वो अच्छा बने, इसलिए। चौथा है दोस्तों, जामुन का पीएच मान 4.1 से 4.3 होना चाहिए। पीएच मान सब लोग जानते हैं, अम्लता और आपकी क्षारीयता इसको प्रदर्शित करता है पीएच। तो जामुन का पीएच अगर 7 से कम है तो आप ओबियसली कह सकते हैं कि वो उसमें अम्ल, मतलब कह सकते हैं वो अम्लीय है। तो 4.1 से 4.3 7 से कम है तो आप कह सकते हो जामुन का एक स्पेशल पीएच है, वो विशेष ध्यान रखें, 4.1 से 4.3 होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, जामुन प्रबल एवं शीघ्र अम्लता पैदा करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, जामुन ऐसा होना चाहिए कि वो शीघ्र ही अम्लता उसमें पैदा कर दे, वो आपके दूध में जहाँ में भी डाल रहा है उसमें। ये थी दोस्तों आपके अच्छे जामुन की विशेषता। अब बात करते हैं हम लोग आगे, रबड़ी किसे कहते हैं, इसका संगठन लिखिए। दोस्तों रबड़ी के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि रबड़ी क्या होता है। सब लोग जानते भी होंगे, जिन लोगों कुछ लोग तो खाई भी होगी, कुछ लोगों ने बनाई भी होगी। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रबड़ी एक मीठा संघनित पूर्ण दुग्ध पदार्थ है। इसे दूध को गर्म करके बनाया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने देखा होगा रबड़ी कैसे बनती है। मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको संक्षेप में। क्या होता है, दूध लिया, दूध को दोस्तों गर्म किया जाता है, आग पर उसको चलाते चलिए, एक उसमें कढ़ाई में लेकर के चलाते चलिए, और आपको उसको इतने समय तक चलाना कि वो उसमें शक्कर डाल दी जाती है। शक्कर डालने के बाद उसको चलाते रहते हैं, और आपको इतने समय तक चलाना है कि वो आपकी कैसी मतलब ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो खोआ बन जाएगा। आपको खोआ नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, उसको चलाते जाना है, चलाते जाना है, जब तक जाना है वो गाढ़ा सा, थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एक लिपलिपा पदार्थ कह सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। वही आपका क्या होता है, रबड़ी इसी तरीके से बनाई जाती है। अब रबड़ी के संगठन की बात करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, जल आपका 40% होता है रबड़ी में, वसा 20%, प्रोटीन 10%, लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट 17%, खनिज
2% और शक्कर 20%। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे समझ में। जल जैसे दूध में बात करें तो दूध में जल होता है 80 से 85%, और अगर हम जब उसनो इतना आपको इतना उसको पानी को बाष्प बनकर उड़ाना है कि उसमें 40% पानी बचे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये था दोस्तों आपको रबड़ी का संगठन और रबड़ी किसे कहते हैं, आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपका संगठन याद थोड़ा सा जरूर कर ले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खोआ किसे कहते हैं और खोआ का ओवररन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, खोआ क्या होता है, खोआ का ओवररन सब लोग जानते होंगे खोआ क्या होता है आपका। दोस्तों सिंपल सी बात है, खोआ के बारे में, दूध के जल को तीव्र बाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से उसको सुखाया गया एक दुग्ध पदार्थ जिसमें ठोस पदार्थ 70 से 75% होता है, खोआ कहलाता है। सिंपल सी बात है, खोआ जो होता है आपका दोस्तों, मावा जिसको बोला जाता है, आपके यहाँ मावा बोलते हो किसी के यहाँ, तो मावा या खोआ एक ही चीज़ है, एक ही नाम है, ध्यान रखें आप लोग। दूध जो होता है ना उसको इतने भयंकर गर्म करते हैं बाष्प, जिससे उसमें जो आपका पानी होता है, वो जल होता है, वो बाष्प बन करके उड़ जाता है, और वो आपका क्या होता है, ये पूरी तरह से जब पानी चला, पूरी तरह से तो नहीं, मतलब कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में पानी चला, तो वो एक सूखा सा पदार्थ बन जाता है, वो आपका दूध पदार्थ होता है, जिसमें ठोस पदार्थ मतलब 70 से 75% उसमें ठोस पदार्थ होता है, उसे खोआ या मावा कहा जाता है। तो आपको खोआ की दोस्तों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं खोआ का ओवररन क्या है। सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। खोआ में ओवररन से तात्पर्य है उस वजन से है जो दूध के संपूर्ण ठोस पदार्थ के अतिरिक्त खोआ में होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, खोआ का मतलब सीधे जैसे दूध है, दूध से आप बना रहे हो, दूध से आप बना रहे हो तो दूध में ठोस पदार्थ है। अब ठोस पदार्थ की बात करें, एसएनएफ की बात करें, सॉलिड नॉट फैट, तो लगभग मतलब लगभग 9-10% ही होता है ना, 9-10% आपका ठोस पदार्थ होता है, या 12-13%, 13.5% होता है लगभग। जैसे आप गाय के या भैंस के तो 87% उसमें जल होता है, 13% आपका बाकी ठोस बचा। और जब खोआ बनाते हैं अपन तो उसका पूरा पानी उड़ा देते हैं। अब जैसे 1 किलो दूध से लगभग कह लो अच्छा दूध जिसमें फैट की मात्रा अधिक है, तो 250 ग्राम आपका खोआ या मावा बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जो मावा बना अब 250 ग्राम, उसमें था आपका सिर्फ 13 ग्राम, मतलब 13%। तो मतलब यहाँ पे मात्रा बढ़ गई खोआ की, मतलब दूध में जितना जो ठोस पदार्थ था उसके अलावा जो हमने खोआ बनाया उसकी मात्रा बढ़ गई। तो मतलब बाकी जो नमी की मात्रा उस खोआ में है, वही नमी की मात्रा उस खोआ का ओवररन खिलाती। बस इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या आप हमारे नंबर 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया दोस्तों, कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप लोग याद कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों हम पर डे आपको एक वीडियो एक चैप्टर के साथ लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।